नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों एनसीईआरटी जनरल साइंस की जो रेलवे एग्जाम्स 2024-25 स्पेशल सीरीज़ कर रही थी, जिसमें क्लास 9th के सभी 15 चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें अपन ने एग्जाम्पलर के सभी इंपॉर्टेंट सवाल और टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी की 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है ना, उस पाठ्य पुस्तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो कवर किए हैं। तो इससे पहले कि आपने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में सभी 15 चैप्टर का वीडियो फ्रीली अवेलेबल है। उस कंटेंट को कंज्यूम कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी किसी भी रेलवे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे पहले टीसीएस ने 2018, 19, 20 जो एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, भर भर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और टेक्स्ट बुक के फैक्ट से सवाल पूछे हैं। तो ये क्लास 9th के टोटल 15 चैप्टर में अब तक आपने सब 10 चैप्टर का वीडियो देख लिया है। ये वीडियो नंबर 15वां है। इसमें अपना लास्ट चैप्टर जो रह गया वो परमाणु की संरचना है केमिस्ट्री का, इसको देखते हैं। तो सीधा ही यहाँ पर क्लिक करें आ गई परमाणु की संरचना पर। बाकी आप इन सभी 15 चैप्टर की ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हमारी वेबसाइट से top10dgk.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मिनिमम फी में, या फिर फ्री में जो इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 15 में से 6-7 चैप्टर हैं, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर रेलवे एग्जाम्स के लिए ज़्यादा सवाल आते ही आते हैं, वो आपको टेलीग्राम पर फ्रीली एक साथ अवेलेबल करा दूंगा। आज ही मैं भेज दूंगा उसको। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी फ़िलहाल आप क्लास 9th की ये सभी 15 चैप्टर की ये ई बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जैसे ही बिल्कुल नाम मात्र फीस 30 रुपये का पेमेंट हो जाएगा। तो पूरा कंटेंट यहाँ पर एग्जाम्पलर के सवाल हैं, उनसे संबंधित फैक्ट हैं, सारा कुछ आपको मिलने वाला है। बाकी क्लास 10th पर काम चल रहा है, कुछ चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उसका भी जल्द वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे। रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इन सभी प्रीवियस ईयर के पेपर के अतिरिक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। जो टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यहाँ पर उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड प्लस प्रीवियस ईयर के यहाँ पर अनलिमिटेड आप मॉक दे पाएंगे। कहने का मतलब, चाहे एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, एक बार पास प्रो ले लिया ना, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके लिए रहेंगे। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके फिलहाल आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। डिस्काउंट यहाँ पर मैंने चेक किया तो 2 वर्ष का पास प्रो काफ़ी किफ़ायती पड़ रहा है, 1 साल का लगभग 350 के अकॉर्डिंग आपका योग हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो और टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का पास मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। अभी मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है आप कितने कमज़ोर हो, समय रहते अपना सुधार कर सकते हो। इसे तो टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप पास प्रो ज्वाइन कीजिएगा, टीटीजी के कूपन कोड से सारे एग्जाम्स के एक ही पास में यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। इसमें अपन सबसे पहले तो एनसीईआरटी के फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पलर और कुछ अभ्यास सवाल देखते हैं। पाठ 3 जो आपका अध्याय 3 था, जिसमें अपन ने परमाणु और अणु के बारे में पढ़ा है और आपको बताया था कि परमाणु अविभाज्य हैं। डाल्टन ने यह सिद्धांत दिया कि परमाणु अविभाज्य है, कि परमाणु विभाजित नहीं हो सकता है, ये लिमिट आ गई है। लेकिन यहाँ पर जब परमाणु के अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये देखेंगे कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु विभाजित होकर उसमें से प्रोटॉन निकलता है, उसमें से न्यूट्रॉन निकलता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो परमाणु अविभाज्य कैसे हुआ? परमाणु तो विभाजित हो रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे और कण निकल रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के अंदर जो छोटे छोटे कण है ना, उसको अपन कहते हैं अवपरमाणुक। क्या बोलते हैं? अवपरमाणुक। तो यहाँ पर पदार्थ परमाणु से बने हैं, सभी को पता है। कोई भी पदार्थ हो, छोटे छोटे परमाणु, यानी इनकी रचनात्मक इकाई है ना पदार्थ की, वो परमाणु है। और विभिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं और तत्व इसके साथ साथ परमाणु के साथ साथ अणु मिलकर ये दोनों ही पदार्थ बनाते हैं। और तो ये परमाणु विभाज्य वाला कंसेप्ट बता दिया। तो परमाणु अविभाज्य नहीं है, ऐसा नहीं कि परमाणु विभाजित नहीं कर सकते, इन्हें करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो इन्हें अपन अवपरमाणु कण कहते हैं। आपको पूछ लेना अवपरमाणु कण क्या है, तो परमाणु के भीतर उपस्थित छोटे कणों को अवपरमाणु कण कहते हैं। सवाल आए निम्नलिखित में से कौन सा अवपरमाणु कण है, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी क्या है? अवपरमाणु कण है। तो इनके इन संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की, इस पर कितना आवेश है, इनका द्रव्यमान कितना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन की।
सभी को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। सवाल आ जाए कब की है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो ये खोज हुई है 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। और कैसे खोज की है ये पूछ ले तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन को खोजा था। तो किस प्रयोग के दौरान? कैथोड किरणों के प्रयोग के दौरान इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की। और ये पहला उप परमाणुक कण था, यानी पहला अपरमाणुक था ना, वो इलेक्ट्रॉन ही था जो 1897 में जे थॉमसन ने खोजे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी खोज इलेक्ट्रॉन के बाद हुई है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पूछ लें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है नेगेटिव। ये -1.602 गुणा 10 की घात -19, तो -1.6 गुणा 10 की घात -19 क्या है? ये कूलाम्ब है। और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और चार्ज दोनों ध्यान रखना। आपको बता, उदासीन परमाणु, परमाणु हमेशा कैसा होता है? उदासीन होता है। जितना चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर है। प्रोटॉन पर जो चार्ज है ना, यहाँ पर माइनस के अलावा क्या मिलेगा आपको? इसके स्थान पर मिलेगा प्लस। प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। तो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रोटॉन को। प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन का पूरा हो गया। प्रोटॉन की बात करते, खोज करता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। कब की है? जैसे 1897 में तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन के बाद सेकंड जो खोज हुई ना, वो प्रोटॉन की हुई है 1917 में। 1897 के बाद 1917 में प्रोटॉन की खोज हुई। रदरफोर्ड ने इसकी खोज की। कैसे की? क्या प्रयोग कर रहे थे रदरफोर्ड? तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस के परमाणुओं पर अल्फा कणों की बमबारी की। एग्जाम में पूछा जाता है अल्फा कण में क्या होता है? अल्फा कण होता है हीलियम नाभिक। अल्फा कण में क्या होता है पूछ रहे तो आप कहेंगे हीलियम नाभिक होता है। यानी अल्फा कण के अंदर हीलियम नाभिक का द्रव्यमान कितना? परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन हीलियम 2 और द्रव्यमान होता है 4। 4 द्रव्यमान में अब 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं किस में? हीलियम में। तो यही हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब अल्फा कण हीलियम नाभिक है और नाभिक के अंदर ही तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो अल्फा कण में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये फैक्ट ध्यान रखना है। तो रदरफोर्ड नाइट्रोजन गैस के परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी की। जब ये कण नाइट्रोजन परमाणु से टकराए, कौन से कण? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो प्रतिक्रिया हुई और इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन नाभिक निकल गया। तो भाई जब नाइट्रोजन गैस पर ये अल्फा कण टकराए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो वहां पर देखने को मिला हाइड्रोजन का नाभिक। हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन होता है, आपको पता होना चाहिए। इस प्रयोग के दौरान रदरफोर्ड ने देखा कि नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक का निर्माण हुआ। तो ये हाइड्रोजन नाभिक धनात्मक आवेश वाला था और इसका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के बराबर था। तो ये जो चीज़ बनी है ये हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के बराबर द्रव्यमान आवेश की थी। तो यहाँ पर इसको नाम दिया प्रोटॉन। तो आवेश प्रोटॉन खोज करता अर्नेस्ट रदरफोर्ड कौन सा प्रयोग कर रहे थे? तो नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों की बमबारी के दौरान इन्होंने प्रोटॉन की खोज कर दी। प्रोटॉन का आवेश पूछ ले तो आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और द्रव्यमान प्रोटॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन में 10 की घात -31, माइनस में घात जा रही है मतलब कम हो रहा है। यहाँ पर -27 है। तो 1.6 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान। आवेश भी 1.6, द्रव्यमान में भी 1.6 है। यहाँ पर 10 घात -19 कूलाम है आवेश में और द्रव्यमान में है 10 घात -27। इधर 10 की घात -31 थी और 9.1 से शुरुआत हो रही थी। ये अंतर है। अब देख लेते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, खोज करता कौन है न्यूट्रॉन की? जेम्स चैडविक। कब खोजा है? आपने देखा 97 के बाद 17, 97, 1897 में खोज किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की। 17 के बाद 97, 17 सॉरी 97 के बाद 17, 1917 में खोज हुई प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की हुई 1932 में। कब हुई? 1932 में चैडविक ने इसकी खोज की। कैसे खोज हुई? तो जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी हुई। प्रोटॉन की खोज में अल्फा कणों की बमबारी हुई नाइट्रोजन गैस पर, और न्यूट्रॉन की खोज में अल्फा कण जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हीलियम नाभिक होता है उसकी बमबारी की गई बेरिलियम पर। बेरिलियम पर बमबारी हुई अल्फा कणों की न्यूट्रॉन की खोज के दौरान। तो बेरिलियम से एक नया विकिरण उत्सर्जित हुआ जो सीसा लेड होता है ना, लेड या हाइड्रोजन युक्त पदार्थों को प्रभावित कर रहा था। जो ये विकिरण बेरिलियम से निकला ना, ये शीशे को प्रभावित कर रहा था या हाइड्रोजन युक्त जितने भी पदार्थ हैं उनको प्रभावित कर रहा था। ये विकिरण प्रोटॉन को धकेलने की क्षमता रखता था।
इस विकिरण के पास पावर थी न्यूट्रॉन के पास कि प्रोटॉन को धक्का दे रहा था, लेकिन ये विद्युत रूप से कुछ इस पे चार्ज नहीं था, कोई भी आवेश नहीं था। तो ये न्यूट्रॉन इस प्रकार बेरिलियम पर बमबारी हुई। चैडविक ने की 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। आवेश न्यूट्रॉन का क्या होता है? उदासीन होता है, तटस्थ होता है, जीरो आवेश होता है। द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, जो द्रव्यमान आपने प्रोटॉन का भी देखा है 1.675 × 10⁻27, वो ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। और आवेश कुछ नहीं होता है न्यूट्रॉन का, ध्यान रखिएगा, अनावेशित होता है, द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है और इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होता है। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और उस हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन में। बाकी जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में सभी में न्यूट्रॉन है, एक एलिमेंट को छोड़कर, तो वो एलिमेंट है दोस्तों हाइड्रोजन। और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से दर्शाते हैं, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान, आगे आगे कंसेप्ट आएगा परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब देखिए एक फैक्ट बताऊं, आपने पहले कहीं पर भी देखा होगा कि प्रोटॉन की खोज है गोल्डस्टीन ने की है। तो क्या वाकई में रदरफोर्ड ने की या गोल्डस्टीन ने की, किसने की है? अब एक तरीके से नाम देना, प्रोटॉन को पता चला कि प्रोटॉन है, इसका नाम दिया गया, वो तो रदरफोर्ड ने दिया, उनको क्रेडिट मिला। लेकिन उससे पहले गोल्डस्टीन ने अनुमान लगा दिया था प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में, जैसे इलेक्ट्रॉन 1897 में, लेकिन गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज कर दी थी, जिसे इन्होंने कैनाल रे नाम दिया। तो कैनाल रे की खोज कर दी थी यहाँ पर गोल्डस्टीन ने। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, कैनाल किरणें थी ना, तो पूछ ले कैनाल रे किसने खोजी? ई गोल्डस्टीन ने। धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई और इसी से फिर इलेक्ट्रॉन वगैरह का आइडिया आया। तो शुरुआती गोल्डस्टीन ने, और जो गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की नाम दिया ना, उसके गुणधर्म एक तरीके से प्रोटॉन से मिलते जुलते हैं। जो बाद में पता चला ना प्रोटॉन का, तो वो प्रोटॉन से संबंधित पाया गया। कौन सी? ये जो कैनाल रे है। तो इसमें क्रेडिट गोल्डस्टीन को भी इस प्रकार दे सकते हो, 1886 में कैनाल रे की इन्होंने खोज की। अब एक सवाल है एनसीईआरटी में, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के लगभग कितना है? तो उस एनसीईआरटी में दे रखा 2000 गुणा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में है 1836 गुणा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुणा है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में आ रहा था 10⁻−31 9 पॉइंट, ठीक, और उसमें 1.6 और 10⁻−27 आ रहा है। किस पे? प्रोटॉन के द्रव्यमान या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में। तो यहाँ आप देखेंगे 10⁻3 का अंतर है, तो 3 जीरो है, तो यहाँ पर लगभग ये 2000 के इक्वल है। 1836 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। इस अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है एक तरीके से, ठीक है। बाकी आपने देख लिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इन दोनों से बहुत कम होता है। परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों ही केंद्रक में होते हैं और इन्हें अपन न्यूक्लियस नाभिक कहेंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं, कभी कभार आप देखते हो सूखे बालों पर कंघी रगड़ते हो तो वहाँ पर विद्युत आवेश देखने को मिलता है, या फिर कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर वहाँ पर भी विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो भी पदार्थ बना हुआ है उसमें छोटे छोटे कण है, परमाणु है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो इनको रगड़ने से ये चार्ज के कारण ही आपको वहाँ पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही विद्युत आवेश वहाँ पर उत्पन्न होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा है परमाणु का, तो इस संरचना हेतु सबसे पहले प्रयास अपन देखते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। 1904 में, ध्यान रखना सन, थॉमसन का हो, टॉमसन का हो, जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, उनका ही परमाणु मॉडल है 1904 में। तो आपको सवाल पूछा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल परमाणु का किसने दिया? वो टॉमसन ने ही दिया है। या फिर किसने एक तरबूज के समान परमाणु को बताया है? जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं ना, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो बीज है इलेक्ट्रॉन। बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन। और बाकी जितनी वो गिरी होती है ना तरबूज में, तो उस गिरी को इन्होंने कहा कि वो धनावेश है। तरबूज में जो खाने वाला भाग आप खाते हैं उस गिरी को, कि वो पूरा धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए, ये गोला है, ये लगभग धन आवेश है, इस पे पूरा ज़्यादा धन आवेश है, और कुछ कुछ यहाँ पर बीज की तरह इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। तो ये बताया है टॉमसन ने। जिस प्रकार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, टॉमसन का यही बताता है मॉडल कि परमाणु धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं कहीं धंसे हुए हैं, और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। दो ही कंसेप्ट आता है आपके, दो ही यहाँ पर
अभिग्रहित हैं थॉमसन की। एक तो परमाणु धनावेशित गोला है, उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, दूसरा परमाणु है उदासीन है। जिस प्रकार अपन देखते हो क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे, मेवे की तरह आपका सूखे मेवे है वो इलेक्ट्रॉन है, बाकी पूरा केक वगैरह है वो एक धनावेशित जो खाने योग्य चीज़ उनको बताया, क्रिसमस केक के समान इस मॉडल को दिया है। जे थॉमसन की बात करें तो ये वैज्ञानिक कहाँ से थे? ब्रिटिश के थे, भौतिक शास्त्री थे। जन्म 1856 में मैनचेस्टर में हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने ही की थी बाद में, और इस हेतु सवाल पूछ ले जे थॉमसन को, या 1906 में किस भौतिक शास्त्री को नोबेल प्राइज दिया गया? तो वो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन को 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया। ध्यान रखना है, भौतिक में 1906 में जे थॉमसन को नोबेल मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड अपना परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल 1911 में दिया। ऊपर आपने थॉमसन का देखा, वो 1904 में 1904 में जे थॉमसन ने दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे बाकी थॉमसन ने 1897 में खोज कर दी थी इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर आप देखेंगे 1911 में रदरफोर्ड ने अपना दिया परमाणु मॉडल। इसके 7 साल बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया अपने परमाणु मॉडल में? तो इन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। अल्फा कण, मैंने आपको बताया अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एक तरीके से हीलियम का नाभिक होता है। तो वो जो हीलियम के नाभिक वाले अल्फा कण है ना, एक सोने की पतली पन्नी, सोने की पन्नी ली वो आघातवर्धनीय होती है, तन्यता ज़्यादा होता है, इसलिए सोने की पन्नी पर ये अल्फा कण टकराए गए। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली प्रत चाहते थे, और सबसे पतली आघातवर्धनीय धातु है ना वो सोना ही है। सोने की पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी होती है। 1000 परमाणु कुछ नहीं होते वैसे। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, ये चीज़ आपको बता दी है। जो धनावेशित होते हैं अल्फा कण क्या होता है? हीलियम नाभिक है एक तरीके से, उनका द्रव्यमान फॉर्यू होता है और तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो रदरफोर्ड ने फिर क्या देखा, जैसे ही इन्होंने अल्फा कण है वो सोने की पन्नी पर टकराई तो उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे होकर पार हो गए। अल्फा कण डायरेक्टली पन्नी से पार हो रहे हैं, अधिकांश, मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी सभी नहीं हो रहे, अधिकांश हो रहे हैं। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, कुछ हुए, अधिकांश तो निकल गए, और कुछ बहुत सूक्ष्म, यहाँ से जैसे अल्फा कण आया एक छोटा सा एंगल बनाया और बिल्कुल ऐसे निकल गया। बहुत ही कम कोण से विकसित हुए हैं कुछ अल्फा कण, अधिकांश तो सीधे निकले, कुछ कम कोण से विक्षेपित हुए। और देखो आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अब एक ऐसा कण गया यहाँ पर और इस पन्नी जो सोने की पन्नी है इससे टकराकर अपने पथ पर वापस आ गया। सवाल पूछ लें कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में कितने कणों में से एक कण टकराकर वापस आया था प्रयोग में? तो 12,000 कणों में से जब 12,000 कण भेजे ना, एक कण वापस आया, अधिकांश सीधे निकल गए, कुछ बहुत छोटे कोण से विक्षेपित होते हुए निकल गए। तो ये 3 इन्होंने प्रयोग में चीज़ें देखी हैं। अब इन के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या अनुमान लगाया? रदरफोर्ड के अनुसार ये परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हो। अब 15 इंच का तोप का गोला इतना बड़ा और उसको एक छोटे से टिश्यू पेपर पर मार रहे हो, और वह लौटकर आपको चोट पहुंचा दे, और इस टिश्यू पेपर पर वो इतना बड़ा गोला वापस लौटकर आपको चोट पहुंचा दे, ये एक तरीके से अविश्वसनीय है ना, नहीं मानेंगे आप। तो ये सेम चीज़ रदरफोर्ड ने इस प्रकार बताया कि परमाणु पर जब ये प्रयोग किया गया तो उन्होंने यही पाया। तो एक तरीके से रदरफोर्ड की बात करें तो इनका जन्म है वो स्प्रिंग ग्रोव में हुआ, नाभिकीय भौतिकी का जनक मानते हैं, रेडियो धर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए प्रसिद्ध हुए। और 1906 में तो जे थॉमसन ने नोबेल जीता, और 1908 में नोबेल प्राइज मिला है ना वो ई रदरफोर्ड को मिला। अब रदरफोर्ड ने ये 3 जो चीज़ें देखने को मिली हैं, परमाणु अधिकांश सीधे निकल रहे हैं, 12,000 में से एक वापस आ रहा, कुछ बहुत कम कोण से विक्षेपित हो रहे हैं। तो इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या परिणाम निकाले? तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है परमाणु के भीतर, इसलिए तो अधिकांश कण है वो सीधे निकल रहे हैं, बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल रहे, मतलब परमाणु का मैक्सिमम भाग खाली है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, कुछ ही कण मार्ग से विक्षेपित हुए हैं बहुत कम एंगल से, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। यदि धनावेशित भाग ज़्यादा होता ना तो बहुत कम कण नहीं, बहुत ज़्यादा कण विक्षेपित होते। धनावेशित भाग कम है, इसके अकॉर्डिंग बहुत कम अल्फा कण यानी 12,000 में से एक 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे। 180 डिग्री पर विक्षेपित होने का मतलब वापस आ गया, ये गया और ये यहाँ से इतना विक्षेपित हो गया, पूरा पूरा एंगल वापस आ गया, 180 वापस आ गया।
तो बहुत कम, यानी एक कण आया था 12,000 में से। इससे क्या संकेत मिलता है कि परमाणु मान लेते इतना बड़ा है, अधिकांश भाग खाली है तो कण सीधे निकल रहे हैं। कुछ में धनावेश है, कुछ में धनावेश है यानी प्रोटॉन। तो उस प्रोटॉन के कारण बहुत कम कण से विक्षेपित हो रहे हैं। और जो ये कण वापस आया है ना 12,000 में से एक, इसका इन्होंने कारण बताया कि ये जो परमाणु का धनावेशित भाग है, परमाणु का द्रव्यमान है, ये बहुत कम आयतन में सीमित है, यानी सूक्ष्म आयतन में ये आपका द्रव्यमान धनावेशित भाग है। इसलिए उस आयतन पर जब हिट कर गया धनावेशित भाग पर, उस सघन चीज पर, तो परमाणु वापस लौट आया, यानी बहुत छोटी जगह पर है। इसलिए तो 12,000 में से एक आया, बड़ी जगह होती तो बहुत से कणों को वापस भेज देता ये। तो ये 3 इन्होंने प्रमुख रिजल्ट निकाले इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने ये भी अनुमान निकाला, निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुणा छोटी है। न्यूक्लियस जो नाभिक है ना, जिसमें आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं ना, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला नाभिक, उसकी जो त्रिज्या है ना, परमाणु की एक्चुअल त्रिज्या से ये अंदर नाभिक है, उससे कितनी गुणा छोटी है? 10⁵ गुणा छोटी है। रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक की मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही निहित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम है, 10⁵ गुणा छोटा है नाभिक का आकार। और साथ ही साथ रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां भी रही हैं। कमियां ये रही कि मुख्य कमी तो ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार पथ में घूमेंगे, उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह सकते हैं। कोई भी आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, आवेशित कण जब गोलाकार मार्ग में चलता है तो उसमें त्वरण होगा, त्वरण होगा तभी चलेगा। बिना त्वरण के गोलाकार मार्ग में कैसे चलेगा? बिना त्वरण के तो सीधा निकल जाएगा। त्वरण है तभी अंदर ऐसे चल रहा है। तो ऐसे में त्वरण के दौरान ये आवेशित कण ऊर्जा का विकीर्ण करेंगे। त्वरण है, इसका मतलब एनर्जी है वो लॉस होगी, क्योंकि कोई चीज चलेंगे, आप चलेंगे तो अपनी ऊर्जा तो आप खर्च करेंगे ना, तो वहां पर भी त्वरण है, मतलब चल रहा है कण और एनर्जी खर्च करेगा। इस तरह यदि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का लगातार खर्च करता रहा तो वो धीरे धीरे नाभिक के पास पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन भाई एनर्जी खर्च किया तो उसी त्वरण से तो वो वेग से थोड़ा ही चल पाएगा अपना कण, तो वो तो इलेक्ट्रॉन आपका धीरे धीरे नाभिक में आ जाएगा। और नाभिक के आया, नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन से टकराया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, परमाणु स्थिर कैसे रह पाएगा, परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा। तो ये चीज़ रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो यही एक कमी देखने को मिलती है। अब बोर ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। बोर का परमाणुक मॉडल है 1913 में। तो आपने देखा परमाणु मॉडल 1904, फिर 1911 और यहाँ पर 1913 में दिया है बोर ने अपना। तो बोर मॉडल ने लक्षण क्या थे? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्र लगाते हैं। ये चीज़ रदरफोर्ड ने भी डिटेक्ट की। लेकिन बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ऐसा नहीं कोई भी कक्षा में चक्कर लगा सकता, नहीं, फिक्स कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, जिन्हें अपन विविक्त कक्षा कहेंगे। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षाएं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये जो निश्चित कक्षा जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना फिक्स कक्षा में, वो इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तब तक वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं ये अपना नाभिक है, ठीक है, और इसके चारों तरफ अपनी ये कक्षाएं बनी हुई है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कोई भी कक्षा में जा सकता, नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा ना, क्या वो ऊर्जा विकिरित करेगा, ऊर्जा खर्च करेगा? नहीं करेगा। ऊर्जा खर्च कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा, उस केस में ऊर्जा का विकिरण होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर, इससे कम ऊर्जा से ज़्यादा, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ज़्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले में आएगा ना, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जब कम ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अब ज़्यादा ऊर्जा में जाएगा तो अवशोषण करेगा ही, और कम ऊर्जा में जाएगा तो उत्सर्जन करेगा। तो बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। हालांकि ये मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर पाया था। एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसकी बोर ने अच्छे ढंग से व्याख्या की। नील्स बोर के बारे में बात करें तो 1922 में इन्होंने परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल प्राइज जीता है। तो मैंने आपको बताया नोबेल प्राइज की बात करें, जे थॉमसन ने सबसे पहले 1906 में नोबेल जीता। उसके बाद रदरफोर्ड ने 1908 में नोबेल जीता, और 1922 में नील्स बोर ने नोबेल जीता।
क्योंकि टीसीएस ने हाल ही में इस टाइप से सवाल पूछे हैं नोबेल प्राइज़ से वैज्ञानिकों की, तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। बोर ने 1922 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, कोपेनहेगन में इनका जन्म हुआ है। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित ये एनसीईआरटी में दे रखी हैं। बोर की 3 पुस्तकें हैं, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये 3 बुक्स हैं बोर की प्रमुख। और बोर ने जो ऊर्जा स्तर बताया ना कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जिन्हें अपन ऊर्जा स्तर कहते हैं। उन ऊर्जा स्तर का इनका आप नाम कह सकते हो, निश्चित कक्षाओं का नाम कह सकते हो। कक्षाओं का नाम है KLMN। ये 4 कक्षाएं आप भी देखते हो। के कक्षा जिसमें n बराबर 1 जो मुख्य क्वांटम संख्या है, एल कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम n बराबर 2, n बराबर 3, m के लिए n बराबर 3, n के लिए n बराबर 4 है। तो यहाँ पर KLMN 1 2 3 4 के रूप में से आप दर्शा रहे हो, ये एक तरीके से कक्षाएं हैं। कोश है, ये क्या है, कोश है। कोश के अंदर होता है उपकोश, एक्चुअली कोश के अंदर उपकोश और उपकोश के अंदर कक्षाएं होती है और उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कोश में KLMN और उपकोश में SPDF, ये सभी उपकोश हैं। इन S उपकोश में कक्षाएं होगी, जिसमें एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। P उपकोश में जैसे 3 कक्षाएं हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। डी कोश में 5 कक्षा है तो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ कोश में 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो आप देख सकते हो प्रत्येक उपकोश में कितनी कक्षा होती है। एस उपकोश में 1 कक्षा, पी उपकोश में 3 कक्षा, डी उपकोश में 5 और एफ उपकोश में 7 कक्षा होती है। इस टाइप से आप देख सकते हो ये विषम संख्याओं में एसपीडीएफ में नंबर ऑफ कक्षाएं होती है। अब आपने देखा KLMN, ये 4 टाइप के कोश हैं। इन कोश में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे हो पाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे एक तत्व है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के अलग अलग होते हैं, वो कैसे इन KLMN कोश में व्यवस्थित हो पाते हैं। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए नियम किसने प्रस्तुत किए कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये नियम दिए हैं बोर और बरी ने। सवाल आ जाए परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए जो 2n² से आप इलेक्ट्रॉन सेट करते हो, वो किसने दिए, बोर और बरी ने ये कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। और बोर बरी का नियम क्या है, इन नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहाँ n क्या है, n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र है 2n²। n जैसे k उपकोश के लिए n बराबर 1, l उपकोश के लिए n बराबर 2, m के लिए n बराबर 3 और n के लिए n बराबर 4 है। तो प्रत्येक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कोश पर डिपेंड करता है। जैसे 2n², के के लिए n बराबर 1 है तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे के कोश में। एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ पाएंगे, एल कोश में आप कहेंगे अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार स्क्वायर करेंगे तो 8 हो गए। एम कोश में 2 गुणा n, m के लिए कितना 3 है तो 2n² है ना, 2n², 2 गुणा n यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 6 3 18, तो एम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार एन कोश में करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगी। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सवाल पूछ ले आपको, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप कहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोर बरी के नियम के अकॉर्डिंग होता है काम। देखिए जब 2n² से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन एक बात आपने सुनी होगी कि कोई भी तत्व हो उसके बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, स्थायित्व के लिए 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप बाह्यतम कोश में नहीं भर सकते हो। एक्चुअली जब m कोश में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन स्थायित्व 8 इलेक्ट्रॉन तक ही है, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते हो। इसके पीछे कारण ये है एक तो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर में रहना चाहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहना चाहता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जाएगा जहाँ पर ऊर्जा स्तर कम हो, निम्न हो। जैसे ही ज़्यादा ऊर्जा स्तर वाली को कक्षा आ गई, उस केस में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, स्ट्रगल करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम कोश में जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर ऊर्जा स्तर कक्षाओं का अलग अलग रह पाएगा। एसपीडीएफ में जाएंगे फिर कक्षाएं जाएगी, उनका ऊर्जा स्तर आएगा। जैसे आप देखते हो 4d 3s 2s, इन सभी का अलग अलग ऊर्जा स्तर है। तो जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में भर जाते हैं, नेक्स्ट दोबारा वो दूसरे कोश में जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा स्तर निम्न होता है। स्थायित्व के लिए ऐसा होता है। बाकी यहाँ पर अधिकतम के में 2 याद रखना है, एल में 8, एम में 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा कि बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 8, लेकिन पहला जो के कोश है ना, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2। एल में आपने 8 देखे और सभी में बाह्यतम कोश में 8 से ज़्यादा नहीं जा सकते। पहले में 2 जाएगा, ये फिक्स है। पहले में
एस उपकोष में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही जा पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। हीलियम में परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉन भी 2। यानी एक उदासीन परमाणु के लिए जितना परमाणु क्रमांक है, जितनी जेड की संख्या, उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये चीज़ फिक्स है। तो यहाँ पर 2 है तो पहले ही कोष में, पहले ही ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मान लेते हैं लिथियम में 3 है, ये तो आपका नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये नाभिक है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही है, एक ही, और दूसरे कोष में ये तीसरा आ गया। अब दूसरे कोष में अधिकतम 8 आ सकते हैं, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ सकते हैं। जैसे आप आगे आगे एलिमेंट में बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 तक इलेक्ट्रॉन का वितरण आप देख सकते हो। जैसे किसी का परमाणु क्रमांक 4 है, ये नाभिक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, रह कितने गए, 2 गए तो दूसरे कोष में। अब जहाँ पर जैसे 7 है, 7 में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पर कितने रह गए, 2 चले गए तो 5 रह गए, तो दूसरे पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ से ही संयोजकता डिफाइन होती है, वैलेंसी यहीं से डिफाइन होती है, ध्यान रखना। वैलेंसी यानी बाह्यतम कोष हमेशा अपने स्थायित्व के लिए प्रयास करता है कि उसके कोष में, उसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो कोशिश करता है। जैसे नाइट्रोजन में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन क्या कोशिश करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाए ना, मेरी कक्षा पूर्ण हो जाए। तो एक तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉन की चाहत है ना, यही इसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, तभी देख लो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग बनती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन की चाहत है, डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में और हो जाए तो अष्टक पूर्ण हो जाए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोष में आ सकते हैं उसी को अष्टक का नियम कहते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ऑक्सीजन में प्रथम कोष में 2 और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब 2 और आ जाए तो अष्टक पूर्ण हो जाए, लेकिन 8 यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो इसके लिए वो फिर सहसंयोजक बॉन्डिंग बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाह्यतम कोष में आप देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। हेलोजन है ना, हेलोजन में बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन आप देख लीजिएगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। तो ये एक स्थायित्व आ गया इसके पास में। सोडियम देखेंगे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन के बाद 11 है ना, तो 2 पहले में आ गए, दूसरे में 8 आ गए पूरा। अब 8 से ज़्यादा दूसरे में नहीं आ सकता, फिर इसलिए तो आप देखते हो ये तीसरे में आए हैं, फिर ये तीसरे में आया है। इसी टाइप से ये सभी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, लेकिन बाह्य कोष में अधिकतम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें से पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से, पहले तो अंदर की कक्षा भरेगी फिर बाह्य कक्षा भरेगी। ऐसा नहीं सीधा ही बाह्य कक्षा में आपने इलेक्ट्रॉन डाल दी, ये लो फिर आप अंदर की कक्षा का भरे हो, नहीं, पहले आंतरिक कक्षा भरेगी उसके बाद बाह्य कक्षा भरी जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी एनसीईआरटी से हटकर थोड़ा बात करें अपन, परमाणु की संरचना, कोष, उपकोष, कक्षाएं, ये चीज़ जानना जरूरी है। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए आगे सवाल आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जहाँ पर सीधा ही वर्णन उपकोष का होगा, कक्षा का होगा, आप कहेंगे ये कहाँ से आई। तो मैं आपको बता दिया, कोष के अंदर जो KLMN होते हैं इन्हें कोष कहते हैं, और कोष के अंदर आपकी क्या होता है, उपकोष, और उपकोष में कक्षाएं होती है। और कोष को K को आपका n बराबर 1 से डिनोट करते हैं, ये n है मुख्य क्वांटम संख्या, और L में n बराबर 2, M में n बराबर 3, N में n बराबर 4 मानते हैं। उपकोष, प्रत्येक कोष में उपकोष होता है, जिसे आप SPDF से डिनोट करते हो। उपकोष जो कोष के अंदर होता है वो छोटे ऊर्जा स्तर होते हैं। और फिर उन उपकोष में कक्षाएं देखने को मिलेगी। उपकोष में कक्षाएं होती हैं जो 3D होगी, और जहां इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का वितरण यहाँ पर आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्नतम ऊर्जा वाले कोष में भरेंगे। जिस कोष की KLMN में जिसकी ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं भरे जाएंगे। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बताया 2n² के फॉर्मूले से आती है। n यहाँ पर कोष की संख्या है, K है, L है, या M है, या N है। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये वितरित स्पिन वाले होते हैं। आप कहेंगे अधिकतम 2 कैसे, अभी तो 8 की बात कर रहे हैं, ये कक्षा की बात कर रहे हैं अपन। इससे पहले अपन ने कोष की बात की। कोष में बाह्य कोष में जो बाहर आपका ऑर्बिट है ना, उस पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बाह्य शेल में, वो 8 जा सकते हैं। तो प्रत्येक कक्षा में उन कोष में उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षा होती है ना, जैसे कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 2 में भी यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का, इस प्रकार विपरीत स्पिन के होंगे। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यही कहता है। आपको पूछ रहे सवाल कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक टाइप की जो कक्षा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे ना,
दो विपरीत स्पिन के होंगे। तो ये प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन कौन से नियम बताता है? पाउली का अपवर्जन नियम बताता है। मैंने आपको बताया के कोश में केवल एक उपकोष होता है। के में एक ही उपकोष होता है, जिसे आप 1s कह सकते हो, एस उपकोष होता है। और एक उपकोष में अधिकतम एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा होती है। एल कोश में एक एस उपकोष, एक पी उपकोष। के कोश हो गया, के के बाद एल है ना कोश। एल में आपके 2 उपकोष होंगे, एक एस होगा, एक पी होगा। तो एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी उपकोष में कितने? पी उपकोष में 3 कक्षाएं होती है। जैसे ये आपका एस उपकोष 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस पे आपकी 3 कक्षाएं होगी, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात कर रहे हैं एल कोश की। एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? एल में आप देखते हो 2n²। के एल का मान 2 होता है ना, एन में यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे ना, वो 2 उपकोष में जाएंगे। एक तो एस उपकोष में जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक पी उपकोष में जाएगा। इस एस उपकोष में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक कक्षा होती है एस उपकोष में। और पी उपकोष में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 2 + 6 यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना एल कोश में। तो एल कोश में कैसे 8 इलेक्ट्रॉन गए हैं? पे एस उपकोष में गया, फिर पी उपकोष में गया है, और उसकी कक्षाओं में गए हैं। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक ही कक्षा होती है। फिर यहाँ पर पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ आपने देखा के कोष में केवल एक उपकोष 1s होता है। एल कोष में 2 उपकोष, एल में आपके एस तो आ ही गया, साथ में पी आ गया। एम में 3 होते हैं, एस पी के बाद यहाँ पर डी की भी उत्पत्ति हुई। एन में 4 उपकोष होते हैं, 4s 4p 4d 4f। ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो गई। अब एस उपकोष में मैंने ये भी बता दिया एक कक्षा होती है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। और पी उपकोष में 3 कक्षा होती है, इसलिए अपन ने अभी देखा 6 इलेक्ट्रॉन आ गए 3 कक्षा में। डी में 5 होती है, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एफ में 7 कक्षाएं होती है, तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। और प्रत्येक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, ये भी क्लियर हो गया। कोष में उपकोष, उपकोष में कक्षा होती है, ये भी नियम क्लियर हो गया। तो ये आगे देखते हैं इसका कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाले कक्ष में जाने की कोशिश करता है। 2n² के नियम के अनुसार किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के लिए तीसरे कोष के लिए होने पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपके 18 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरे कोष में पूरे 18 इलेक्ट्रॉन आप भर दो, समायोजित कर दो। ये फिर लागू नहीं हो पाता है, इसमें काफ़ी नियम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरण में आपका हॉबबहू का नियम आता है, इलेक्ट्रॉन वितरण में पाउली अपवर्जन का आता है, इलेक्ट्रॉन वितरण में हंड का नियम है। इन सभी नियमों को पालन करते हैं ना, उस केस में बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का ही स्थायित्व रह पाता है। ये चीज़ अपन कम ऊर्जा स्तर वाले में क्लियर की है। तो ये चीज़ इसमें भी दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हो कंसेप्ट है कि जिसमें ऊर्जा स्तर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पी में 6 आ गए, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन डी उपकोष की ऊर्जा है ना एस और पी उपकोष से थोड़ी अधिक है, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, डी की ऊर्जा अधिक है, तो वहाँ पर सीधा ही डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। वो दोबारा जाएगा तो तीसरे 3s में चला जाएगा। जब हम तीसरे कोष में भरते हैं तो वो पहले एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, उसके बाद डी में जाएगा। इस टाइप से ऊर्जा स्तर सेट होती है। ऐसा नहीं कि 3s की जो ऊर्जा है वो 3d की ही है, ऐसा नहीं हो पाता। 3s की ऊर्जा 4d से मैच हो। इस कारण अपन बाह्यतम कोष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। अब संयोजकता की बात करें तो अपन ने ऑलरेडी संयोजकता के बारे में बात एक तरीके से कर ली है कि बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन से ही वो परमाणु में स्थायित्व आ पाता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए नहीं रहते बाह्यतम कोष में, या तो पहला कोष है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरे में अधिकतम 8 जा सकते हैं, उन सभी में 8 ही जाएगा। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पाते, कितने कम पड़ते हैं, जैसे 8 आप कहेंगे तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लेते हैं ये चीज़ है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दूसरे कोष में आप आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। इन 8 में से मान लेते दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन ही है, तो आप क्या 5 इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे? और एक्स्ट्रा लेंगे तभी तो 8 होगा, नहीं ले पाएंगे। आप कहेंगे तीनों को भगा दो, तीनों को छोड़ देते हैं, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं स्थायित्व आ जाएगा। क्योंकि अष्टक का नियम यही कहता है जब तक बाह्यतम कोष भरा होगा तभी एक परमाणु स्थायित्व में रह पाएगा। यदि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो तब क्या करेगा? तब वो लेने का प्रयास करेगा कि कैसे नहीं कैसे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर इनको त्याग दे। अब 4 से ज़्यादा होगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब वो कहेगा 5 तो मेरे पास ऑलरेडी है, 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को और दे दो। 3 इलेक्ट्रॉन और देंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा ना, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गई, तो वो इसमें स्थायित्व आ जाएगा, वो साझेदारी करेगा। जैसे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं अपन। ऑक्सीजन में अपन देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 8। और फिर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन।
तो ये कहेगा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरे पास और तो मेरा बाह्यतम कोश भर जाए। तो ऑक्सीजन का बिल्कुल आ जाएँगे, ये अपना ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन और आ गया इसका दोस्त। इसने कहा मेरे कंडीशन भी यही है। मेरे यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का अपन दोस्ती करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, मैं तेरे को दे दूँगा। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो इसके पास बाह्यतम कोश में 6 तो थे, 2 इसके साथ साझा हुए तो ये 8 हो गए और इसी टाइप से इस ऑक्सीजन से ये साझा हो गई तो इनके पास 8 हो गई। तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर क्योंकि इसके पास 2 कम इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक तरीके से उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी 2 की हो जाएगी। संयोजकता ऐसा नहीं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, उसके कम पड़ रहा है तो संयोजकता -2 हो गई। संयोजकता हमेशा उदासीन में रहती है। -2 +2 ये चीज़ अपन को ऑक्सीकरण अवस्था में देखने को मिलती है। तो संयोजकता अलग है, ऑक्सीकरण अवस्था में होता तो यही है, लेकिन ये बताने के लिए ऑक्सीकरण अवस्था होती है कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए या फिर लिए, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं और माइनस है तो इलेक्ट्रॉन आए हैं तभी माइनस आया, ये चीज़ है। तो संयोजकता किसी परमाणु के अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता को दर्शाता है कि कोई परमाणु अदर परमाणु के साथ कितना बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसकी संयोजकता बताएगी कि उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस करेंगे तो संयोजकता आ जाएगी। 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी संयोजकता है, क्योंकि उनको भगा देंगे तो वही तो बॉन्डिंग में काम आएगा। तो अष्टक नियम स्थायित्व के लिए हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास करता है। इस हेतु वो साझेदारी भी करता है, जैसे अभी अपन ने ऑक्सीजन में ये साझेदारी देखी है। सोडियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भरेंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दूसरे में 8 आ सकता है। 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गई, अब इसके पास 11 एक है तो वो फिर तीसरे में जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन से स्थायित्व आता नहीं आ पाता, ये भगा दो एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन भगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गया तो फिर प्लस चार्ज आया, तो आप संयोजकता +1 नहीं कह सकते हो, संयोजकता हमेशा एक ही रहेगी, प्लस माइनस खेल होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेज में होता है। इसी टाइप से हैलोजन में क्लोरीन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 17 है। 17 में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अधिकतम 8 10 हो गए, तीसरे में 7 है। अब कहेगा कि मेरे पास तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन मेरे को कोई उधार दे दे तो मेरा काम हो जाए, तो इसकी संयोजकता भी 1 है। ऐसा नहीं क्लोरीन की संयोजकता एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 है या फिर सोडियम की +1 है, ये अब भी प्लस माइनस है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था है, और यहाँ से पता चलेगा किसने इलेक्ट्रॉन लिया और दिया ऑक्सीकरण अवस्था से। तो ऑक्सीजन की संयोजकता है तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 8 होता है और ऑक्सीजन में 2 6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता एक तरीके से 2 हो गई। यहाँ से आपका संयोजकता वाला कंसेप्ट क्लियर है और ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको पता चलता है कि उसमें प्लस या माइनस सिंबल लिखते हैं अपन जो इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं। और बाकी यहाँ पर अपन देख सकते हैं सभी एलिमेंट की संयोजकता, वैलेंसी देख सकते हैं। अब संयोजकता में जैसे मैंने देख पा रहा हूँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। 15 परमाणु क्रमांक के उसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ आप देखेंगे ना, ये परमाणु क्रमांक है पहला कॉलम, दूसरा क्रमांक है प्रोटॉन की संख्या, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या और बीच में है न्यूट्रॉन की संख्या। आपको बता दूं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर ही उसका द्रव्यमान बताता है, और आपके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का वितरण के कोष में कितने आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे, एन में कितने आएंगे, ये भी चीज़ क्लियर है। जैसे यहाँ पर अपन बात करेंगे सोडियम की, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 आता है, तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एम में 8 इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, एन में फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे नीचे आप आते जाएंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ऑर्गन में 18 होता है तो के में आपका 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर 8, इसमें भी 8 जाएंगे, तो ये आपका 18 हो गई कंप्लीट। तो 18 कंप्लीट है तो आपको पूछ ले ऑर्गन की संयोजकता कितनी है। ऑर्गन का बाह्य कोश फुल है, न इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा तो 0 संयोजकता है। क्लोरीन में 1 कम पड़ा तो 1 की संयोजकता है। सल्फर में ऑक्सीजन में इनमें 2 कम पड़ते हैं तो इनकी 2 संयोजकता है। फॉस्फोरस में एक तरीके से 3 कम पड़ेंगे तो 3 की संयोजकता है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस दे भी सकता है। तो फॉस्फोरस में दोनों संयोजकता होती है, 3 की भी होती है, 5 की भी होती है, ये ध्यान रखना फॉस्फोरस में। इसी प्रकार सिलिकॉन की देखेंगे तो 4 की संयोजकता जो कार्बन सिलिकॉन की होती है वो 4 की रहती है। एल्यूमिनियम में संयोजकता है 3 इलेक्ट्रॉन वो त्याग सकते हैं, ज़्यादा होते हैं। एल्यूमिनियम जैसे 13 होता है ना, 2 8 10 और 3 यदि ज़्यादा है, 3 वो त्यागेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ले थोड़ा ही पाएगा एल्यूमिनियम, तभी तो अष्टक भरेगा, 5 लेगा 3 और 5 8 होंगे। लेकिन एल्यूमिनियम में कहा भाई ले तो नहीं पाऊंगा, 3 में त्याग दूंगा तो काम बन जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेज एक तरीके से इसकी संयोजकता 3 हो गई। इसी प्रकार मैग्नीशियम के पास 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, वो त्यागेगा 2 हो जाएगी, सोडियम की 1 हो जाएगी। नियॉन है, ऑर्गन है, ये अक्रिय गैस है, इनकी संयोजकता 0 होगी। यहाँ से आपकी संयोजकता वाला कंसेप्ट क्लियर है। परमाणु क्रमांक बात करें, परमाणु संख्या, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी आपने देखी है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी एलिमेंट रखे गए वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। परमाणु संख्या जैसे आप Z से डिनोट करते हो, परमाणु संख्या लगभग नंबर ऑफ जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु संख्या होती है, यदि एक उदासीन परमाणु की अपन बात करें। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन उस पर फिक्स नहीं होते परमाणु क्रमांक से, न्यूट्रॉन 0 है हाइड्रोजन का। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो 6 कार्बन की परमाणु संख्या, तो 6 उसमें आपका प्रोटॉन है और 6 ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, यदि ये कार्बन उदासीन है। और इस केस में द्रव्यमान संख्या की बात करें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी, जिसमें प्रोटॉन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो चक्कर लगाते हैं, वो त्याग भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। तो एक उदासीन परमाणु में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक जो उदासीन परमाणु है उस केस में उसका उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त इसमें एक न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिल जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो कहलाएगा आपका द्रव्यमान संख्या, जैसे आप ए से डिनोट करते हो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सम करेंगे तो वो आपकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर आ जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही न्यूक्लियन बनाते हैं, जो नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोनों, और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन का द्रव्यमान संख्या है 12, यानी उसमें 6 प्रोटॉन है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। यहाँ से आपके द्रव्यमान संख्या यदि पता चल रहा है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप पता कर सकते हो। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 है, तो एल्यूमिनियम आपको पता है कि प्रोटॉन संख्या 13 होती है एल्यूमिनियम की, तो 27 हुआ, इसका मतलब इसमें 14 ऐड हुए तभी 27 हुआ, मतलब 14 उसमें न्यूट्रॉन है। तो आपको कोई दो वैल्यू दे दे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या, दो वैल्यू दे दें तो तीसरी वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे। तो एक परमाणु को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसे एक परमाणु का प्रतीक मैंने एन लिख दिया, ये आपका परमाणु है। इस परमाणु के प्रतीक एन में सबसे नीचे लिखा जाता है नंबर ऑफ परमाणु क्रमांक या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो परमाणु संख्या यहाँ पर नीचे लिखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे ये द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर कहीं कहीं पहले ये भी लिखा जाता है 7n14, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये आपका परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो बीच में आपका परमाणु का प्रतीक आएगा, नीचे उसका परमाणु क्रमांक है, ऊपर उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो डायरेक्टली इस प्रकार आपको सिंबल रूप में दे और पूछ ले निम्नलिखित में से जो आपको दिख रहा है प्रतीक, उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कोई बड़ा एलिमेंट दे दे कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, आप इजीली देख पाएंगे। इसका दो चीज़ दे रखी है तो आपको यही चीज़ पूछेगा कि या तो इसमें द्रव्यमान कितना ऊपरला द्रव्यमान है, नीचे वाले जो है वो प्रोटॉन की संख्या है, यदि उदासीन परमाणु नीचे वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही है, प्रोटॉन की संख्या भी यही है, न्यूट्रॉन की संख्या आप है ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो आपके मास बनाता है। तो जब टोटल मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटाएंगे या परमाणु क्रमांक घटाएंगे उस केस में उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। समस्थानिक क्या होते हैं ये चीज देखते हैं। समस्थानिक यानी प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है जबकि परमाणु संख्या समान होती है। स्थान समान है, स्थान समान कब है, कोई तत्व है उसका स्थान मतलब उसकी परमाणु संख्या वो कहाँ पर स्थित है, परमाणु संख्या के आधार पर तो आप रखते हो आवर्त सारणी में। तो परमाणु संख्या स्थान समान है लेकिन नंबर ऑफ मास द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने का कारण क्या है, परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की संख्या से पता चल जाती है लेकिन द्रव्यमान की संख्या के लिए आप उसमें न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ते हो, तो न्यूट्रॉन उसमें अलग अलग हुए, परमाणु क्रमांक के समान ही तो प्रोटॉन होते हैं, तो परमाणु संख्या समान है इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है मतलब उसमें प्रत्येक तत्व का जो समस्थानिक है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। उदाहरण की बात करें समस्थानिक में, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 आपने सुने होंगे। अब इनका सिंबल ध्यान रखना, यहाँ से बहुत से सवाल आते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम से। प्रोटियम में होता है 1H1, ड्यूटेरियम में 1H2 या फिर इसके स्थान पर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1D2, और ट्राइटियम में 1H3। आप कहेंगे इससे क्या स्थिति स्पष्ट होती है, इससे ये स्पष्ट होती है, आपने प्रतीक में देखा कि ये तो आपका परमाणु संख्या है, ये आपकी परमाणु संख्या, ये आपकी परमाणु संख्या, तीनों ही आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन है, तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों में परमाणु संख्या समान है मतलब वो समस्थानिक है। लेकिन ऊपर आप देख पा रहे हो 1 2 3, ये अलग अलग क्यों है, ये इसकी द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या अलग है। जैसे यहाँ पर जितने परमाणु संख्या उतनी द्रव्यमान संख्या, मतलब न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 है। भाई द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपका 1 प्रोटॉन 0, तभी तो द्रव्यमान संख्या 1 हुई। यहाँ से यहाँ पर ये 2 हो रही है, इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन 1 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। यहाँ पर 3 हुई, इसमें 1 प्रोटॉन प्लस 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक की भांति और किसके समस्थानिक होते हैं, कार्बन में भी 2 समस्थानिक देखने को मिलता है। एक तो कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 में 12 द्रव्यमान संख्या, एक 6 परमाणु क्रमांक में 14 द्रव्यमान संख्या, 12 और 14 2 समस्थानिक आपको देखने को मिलते हैं। कार्बन 12 से आप देखते हो ना, इससे पहले आपने देखा है परमाणु और अणु में
कि कोई भी तत्वों का द्रव्यमान आपने निकाला था, परमाणु द्रव्यमान निकाला था या फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाला था, उसमें आपने तुलना की थी कार्बन 12 के द्रव्यमान से 1/12वां भाग। कोई भी एलिमेंट का द्रव्यमान कार्बन 12 का जितना द्रव्यमान है ना, उसका 1/12वें भाग से तुलना करते हुए आपने निकाले थे। तो वो जो कार्बन का समस्थानिक था ना, C12 आपने दिया था, वो कार्बन का एक समस्थानिक है जिसमें द्रव्यमान संख्या 12 ले रहे हो आप, ठीक है। इसी टाइप से कार्बन के एक समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या 14 भी होती है, जो कार्बन डेटिंग में काम में लेते हैं, यानी इसकी जो अर्ध आयुकाल ज़्यादा होती है ना, इसलिए जैसे 5700 के आसपास वर्ष इसकी अर्ध आयुकाल होती है, तो काम में ये लिया जाता है किसी की आयु पता करना जो एक तरीके से अवशेष जो मिलते हैं उनकी, जिसमें कार्बन होता ही होता है, उसकी आयु पता करने के लिए। क्लोरीन में भी दो समस्थानिक देखने को मिलते हैं, एक तो 17Cl35, एक 17Cl37। आप कहेंगे इसमें दो समस्थानिक है तो क्लोरीन में द्रव्यमान अपन कौन सा लेते हैं? फिर इन समस्थानिक में देखा जाता है कौन सा समस्थानिक ज़्यादा प्रतिशत रखता है। जैसे क्लोरीन का आप देखेंगे ना, इन समस्थानिक का रेशियो है 3 और 1 का, यानी ये समस्थानिक में 75% लगभग ये है और 25% ये है। तो 75% आप 35 का निकालेंगे, 35 का 75% प्लस 37 का 25%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 35.5। तो फिर क्लोरीन का अपन द्रव्यमान मानते हैं 35.5, तो फिर उसका औसत द्रव्यमान निकाला जाता है। ये देखा ना आपने, औसत द्रव्यमान 35.5 यूनिफाइड जो मास यूनिट है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इनसे यहाँ से यदि नंबर ऑफ समस्थानिक ज़्यादा है ना, तो फिर औसत उसका परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है और उसमें देखा जाता है ज़्यादा प्रतिशत के अकॉर्डिंग औसत होता है, यानी ऐसे नहीं कि 35 प्लस 37/2 करेंगे तो फिर वो 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका परसेंटेज ज़्यादा है 35 वाले का, तो ये लगभग 35.5 के आसपास आया है, क्योंकि 35 और 37 ये दो समस्थानिक क्लोरीन के भी हैं। समस्थानिक की विशेषताएं आपको बता दी, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो समान रहेंगे, द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न रहती है। समस्थानिकों का अलग अलग क्षेत्र में उपयोग होता है, जैसे कैंसर के उपचार में, ये एनसीईआरटी में दे रखा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। यूरेनियम का एक समस्थानिक उपयोग परमाणु भट्टी में होता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ये तीनों इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घेंगा रोग में कौन सा समस्थानिक? आयोडीन का। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का। यूरेनियम का होता है परमाणु भट्टी में। नेक्स्ट अपन देखते हैं आइसोबार समभारिक। आइसोबार समभारिक, भार समान है, मतलब इसमें परमाणु क्रमांक है ना वो अलग अलग होंगे, द्रव्यमान संख्या सेम है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, ऑर्गन का लेते हैं। ऑर्गन द्रव्यमान संख्या आपकी ऑर्गन AR, ऑर्गन में आप देखते हो परमाणु क्रमांक 18 है, द्रव्यमान संख्या 40 है। कैल्शियम देखते हो परमाणु क्रमांक 20 है, द्रव्यमान 40 है। ऑर्गन और कैल्शियम दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, सो यहाँ पर आपको परमाणु क्रमांक अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के द्रव्यमान समान है। दोनों में द्रव्यमान समान होने की वजह है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होना। न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में समान है, तो समभारिक में क्या समान होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान समान होता है एक तरीके से, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। जैसे ऑर्गन 18 प्रोटॉन, कैल्शियम पोटेशियम 19 प्रोटॉन लेकिन द्रव्यमान 40, और कैल्शियम 20 प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन परमाणु क्रमांक ये अलग अलग होते हैं समभारिक में। तो ये तीन समभारिक प्रमुख रूप से देखे जाते हैं, इसमें ऑर्गन और कैल्शियम है। इसके अतिरिक्त समभारिक में दोस्तों कार्बन और नाइट्रोजन का समभारिक भी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का एक समस्थानिक आपने देखा, एक तो कार्बन समस्थानिक में 12 C12 और एक C14। यदि अपन कार्बन का समस्थानिक C14 ले ले तो आपको पता है नाइट्रोजन में भी द्रव्यमान संख्या 14 होती है, लेकिन दोनों का कार्बन और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 6 और 7 अलग अलग है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें इक्वल होने के कारण 14 हो गई। तो ये कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 ये दोनों ही समभारिक हो जाएंगे एक तरीके से। इसी प्रकार सोडियम 24 और मैग्नीशियम 24 भी समभारिक देखने को मिलते हैं। अब ये सारा कंसेप्ट आपकी परमाणु की संरचना का यहाँ पर कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी का। अब इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक के सवाल और उसके नीचे अपन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखेंगे। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सवाल है कैनाल किरणें क्या है। पहला सवाल बनता है पाठ्य पुस्तक में जो पूछा गया आपका कैनाल रे। तो कैनाल किरणों से संबंधित आपने देखा जब प्रोटॉन की खोज हुई थी तो उसमें एक योगदान दिया था आपकी गोल्डस्टीन ने। हालांकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, लेकिन गोल्डस्टीन ने इससे पहले ही पता लगा दिया था कि जो कैनाल रे है वो एक धनात्मक किरणें थी और प्रोटॉन के समान गुण की बाद में पाई गई। तो इसमें क्रेडिट गोल्डस्टीन को भी आप दे सकते हो प्रोटॉन की खोज के लिए, लेकिन जाता है रदरफोर्ड को, क्योंकि नामकरण वगैरह सारा रदरफोर्ड ने किया है। कैनाल किरणें एक प्रकार की धारा है जो एक विद्युत निर्वहन ट्यूब से उत्पन्न हुई है। जब विद्युत क्षेत्र को एक गैस से भरी ट्यूब में लगाया जाता है तो
क्योंकि गैस है, उस ट्यूब में आपने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, धारा प्रवाहित कर दी, तो गैस के परमाणु में आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे परमाणु धनात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। क्योंकि जब गैस में आपने धारा प्रवाहित की तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो परमाणु धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा। तो ये धनात्मक रूप से आवेशित परमाणु कैनाल किरणें। तो कैनाल किरणों का आवेश कैसा है? धनात्मक। एक तरीके से धनात्मक रूप से आवेशित परमाणु कैनाल किरणें बनाते हैं। ये चीज़ आपके क्लियर हो जानी चाहिए। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? भाई जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही एक एक है तो उस पर आवेश कैसे होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है ना वो प्लस माइनस में ही अंतर होता है। फिगर में आपका 1.6 गुणा 10 की घात -19, एक आपका इलेक्ट्रॉन में माइनस होगा, प्रोटॉन में 1.6 गुणा 10 की घात -19 प्लस होगा। अब दोनों में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये चीज़ दोनों ही बैलेंस कर देंगे। मान लेते हैं उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसमें आवेश ज़्यादा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऋणावेशित हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, तो कोई शुद्ध आवेश इस पर नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। कार्बन में आपको पता है परमाणु क्रमांक 6 होता है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 आ जाएंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और 2 10, तीसरे में 1 आ जाएगा। इसलिए तो इसकी संयोजकता 1 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसकी संयोजकता कितनी है कार्बन की 4 होती है। 4 या तो त्यागेगी या ग्रहण करेगा। अगर किसी परमाणु का के और एल कोष भरा हुआ है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? के कोष में आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं। और एल कोष की बात करें तो उसमें बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। तो परमाणु एक तरीके से भरा हुआ है ना, तो 2 और 8 10 है। 10 होता है नियोन का, तो वो परमाणु आपका नियोन है। नेक्स्ट अपना है, यदि किसी परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है तो परमाणु की परमाणु संख्या और परमाणु पर आवेश क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है तो आवेश तो आपका बिल्कुल उदासीन है, वो कोई आवेश नहीं है, शुद्ध आवेश 0। परमाणु संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन ही ध्यान रखना, परमाणु संख्या उसकी 8 है। 8 किसकी होती है? 8 होती है ऑक्सीजन की, तो वो परमाणु आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, चिन्ह एच डी और टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। तो ये आपका अभी आपने समस्थानिक देखे हैं, आइसोटॉप्स देखे हैं, किसके? हाइड्रोजन के 3 होते हैं। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम है। प्रोटियम में आपने देखा 1H1, ड्यूटेरियम में देखा आपने 1H2 और ट्राइटियम में देखा आपने 1H3। तो इसमें आपको पूछा 3 अपरमाणु को। जैसे प्रोटियम की बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन बराबर 1, इलेक्ट्रॉन कितने? जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बराबर 1। न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर जितने प्रोटॉन है उतनी ही द्रव्यमान संख्या, तो न्यूट्रॉन कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन। ठीक है। ड्यूटेरियम की बात करें, 1 प्रोटॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन, उदासीन है ना, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन यहाँ पर 1 प्रोटॉन है तो 2 कैसे हुए? 1 न्यूट्रॉन है तभी 2 हुआ, तो 1 न्यूट्रॉन है। इस पे कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन है। बाकी इलेक्ट्रॉन सभी में एक ही है, प्रोटॉन सभी में एक ही है। तो ये 3 समस्थानिक है। यदि ब्रोमीन के 2 समस्थानिक आपको दे दिया है, ब्रोमीन एक 79 का, एक ब्रोमीन 81 का। अब 2 जब ब्रोमीन के समस्थानिक दे दिए हैं तो आपको औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना, उसका प्रतिशत भी दिया है तो आप इजीली औसत निकाल पाएंगे। जैसे ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, इसमें कोई मतलब नहीं है 35 का, लेकिन याद रखना आपको 35 होता है। ब्रोमीन एक हेलोजन है, क्लोरीन 17, इसका 35। तो ब्रोमीन में आप निकालेंगे 79 का, करेंगे 49.7%। इसमें से अपन ऐड करेंगे किसका? ये 81। 81 का कितना प्रतिशत है? 50.3। 50.3 बटा 100, इनको जोड़ेंगे, अपने पास आ जाएगा औसत परमाणु द्रव्यमान। तो ये जोड़ा तो औसत परमाणु द्रव्यमान लगभग आया 80 का, या 79.99 आया। तो ब्रोमीन का औसत परमाणु द्रव्यमान लगभग 80 के आसपास होता है। परमाणु क्रमांक इसका है 35 का, क्योंकि इनके 2 सम स्थानिक बन रहे हैं। 2 समस्थानिक का जब परमाणु द्रव्यमान ऐड निकालना हो उस केस में आप परसेंटेज शेयर होना जरूरी है। इसका 79 तो 79 का 49% है, 81 का 50%। ये ऑलरेडी अपन ने देखा है इस चैप्टर में। यदि एक तत्व एक्स का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यू है और इसके 2 समस्थानिक हैं, एक 16 का एक 18 का, तो प्रत्येक समस्थानिकों की प्रतिशत प्रचुरता क्या है? अब इसका आपको द्रव्यमान संख्या दे दिया है, यानी ये जो 16.2 आया है ये कैसे आया? ये इनके औसत से आया है। ये औसत कहाँ से? अब पूरा प्रतिशत आपको पता 100 होता है, तो जो 16 का कितना प्रतिशत है मेरे को पता नहीं, मैंने एक का x मान लिया, दूसरे का 100 - x मानना पड़ेगा। तो यदि मैं मानता हूँ इस 16 का मैंने x मान लिया, तो 16 गुणा x बटा 100 प्लस ये 18 है, 18 गुणा
ये कितना प्रतिशत है, 100 माइनस एक्स बटा 100, ये इसके बराबर है। तो इस फॉर्मूले को हल करेंगे तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। तो एक 10 है, दूसरा 100 में से 10 कर दो 90 है, तो एक 10 है एक 90 है, ऐसे निकालेंगे आप। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? अल्फा कण में हीलियम के नाभिक एक तरीके से बौछार होती है, दो प्रोटॉन और दो उसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किसकी खोज हुई? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, सभी को पता है। तो बहुत से कैंडिडेट सीधा ही इसको टिक कर देंगे, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। जो अल्फा कण प्रयोग हुआ ना, उसमें रदरफोर्ड को पता चला है परमाणु केंद्रक का, परमाणु केंद्रक मिला है उसको, नाभिक मिला, उस नाभिक में प्रोटॉन होता है, उस नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है। उस नाभिक के टकराने से ही तो एक कण 12,000 में से वापस आया। तो एक तरीके से ये सवाल 2 बार दिया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी ये सवाल दिया है और टेक्स्ट बुक के जो अंदर के सवाल रहते हैं ना उसमें भी ये। तो ये परमाणु केंद्रक है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि उस केंद्रक का ही आवेश द्रव्यमान ज़्यादा होता है, बहुत ही छोटे स्थान पर वो केंद्रित होता है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? स्थान समान होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन समान होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन समान होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल अलग अलग होगी उसमें, भिन्न परमाणु संख्या नहीं, परमाणु संख्या सेम होगी। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी प्रत्येक का स्पष्टीकरण दे रखा है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ये ई बुक से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। सीएल आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, सीएल आयन में वैलेंसी कितनी है? तो क्लोरीन, जितने भी हेलोजन एलिमेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, उन सभी की वैलेंसी आपकी 1 है। तो ये क्लोरीन की है, ये ब्रोमीन की वैलेंसी 1 है। आपको क्लोरीन का नहीं पूछा, क्लोराइड का पूछ लिया। आप ध्यान देना, यदि यहाँ पर 1 होता है तो कैंडिडेट गलत कर दे। सीएल माइनस आयन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा आ गया, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया। अब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस है तो एक ज़्यादा आ गया, तो एक और कर दो, इस पर अब हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 में वो क्या है, उसकी वैलेंसी एक तरीके से पूरी हो जाएगा, भर जाएगा, 2 8 8, तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पूछे तो आंसर इसमें सही है, 8 ही है, डी नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछा है, यानी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो 8 ही है। पूरे कोष में पूछ लेते हैं, क्लोराइड आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन कितने, वो आपके 18 होते। फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन आपका 8 ही करेक्ट होगा निश्चित रूप से। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? सोडियम का आपको पता है परमाणु क्रमांक 11, तो 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है, ये डी करेक्ट है। अब देखते हैं, बारी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की। इसमें लगभग टोटल 43 एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं सभी को। बाकी आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये जल्दी में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से कैंडिडेट होंगे सीधा यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वीडियो के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस की, तो उसको समझ में थोड़ा नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने कंसेप्ट देख लिया है। अब अपन थोड़ा इंस्टेंट त्वरित रूप से उनका आंसर या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पूर्णतः समझने के लिए आपको इससे पहले वीडियो का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। तो वीडियो आप जो शुरू से बने हुए हैं वो ज़रूर यहाँ से ईजिली समझ पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सही प्रदर्शित करता है? मैग्नीशियम का परमाणु है, उदासीन है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 12। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के कोष में, एल में आपके 8 चले जाएंगे, 10 हो गए। अब 2 रह गए हैं तो वो एम कोष में चले जाएंगे, तो 2 8 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट है। ये चीज़ आपकी क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कम ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे, इसलिए के कोष की ऊर्जा कम होती, तो वहाँ से शुरुआत हुई है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से ही प्रोटॉन की खोज की थी। सॉरी, वो तो अल्फा कण की बौछार की गई थी प्रोटॉन की खोज में, लेकिन जो प्रकीर्णन वाला अपन ने देखा उसमें उनको परमाणु में नाभिक की खोज की है, जो अभी आपने एक सवाल देखा है। तो ये भी आप गलत कर सकते हो, इसमें गलती के चांसेस हैं, बहुत से कैंडिडेट करेंगे। ध्यान रखना इसमें परमाणु का नाभिक होगा, क्योंकि रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल प्रयोग है उसमें कहा कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा घना धनावेशित नाभिक होता है, बहुत ही कम आयतन में होता है, और इसीलिए वहाँ से एक 180 डिग्री के रूप में विक्षेपण हुआ अल्फा कण का। ये चीज़ परमाणु के नाभिक को दर्शाती है, विकल्प सी करेक्ट है। एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, तो वो कौन सा तत्व है? प्रोटॉन, एक तरीके से इसमें भी कैंडिडेट कन्फ्यूज होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। ध्यान रखना, जितनी न्यूट्रॉन की संख्या वो नीचे आएगी, तो जो 16 नीचे है उनमें से या तो
ये गड़बड़ कर रहा हूँ। न्यूट्रॉन कहाँ से? प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या होती है ना वो नीचे आती है, न्यूट्रॉन की नहीं आती, प्रोटॉन की संख्या नीचे आती। अब जितने उदासीन परमाणु है ना, एक तत्व तो मान लेते हैं उदासीन है, तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 15 दे दिए तो मैं मानूंगा प्रोटॉन भी 15 है। तो जो नीचे क्या आएगा? परमाणु क्रमांक आएगा, प्रोटॉन की संख्या नीचे आएगी, तो यहाँ पर नीचे आएगा 15। तो 15 किस में नीचे है? ये दो विकल्प है, या तो ए करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा। इसमें आप देखेंगे फिर ऊपर क्या आएगा, ये आपका 15 आ गया, 15x। ऊपर आएगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 15 है, न्यूट्रॉन आपके 16 दे रखा है, ये दोनों मिलकर 31 हो जाएंगे। 15x31, 15x31 ये करेक्ट है। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, उसने क्या बताया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था, बिल्कुल बताया था। स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये 3 चीज बताई थी। 1, 2 और 4। रेडियो एक्टिविटी का नियम नहीं बताया डाल्टन ने, तो ये आपका डी करेक्ट है। 1, 3, 4 ही डाल्टन ने बताया। जो परमाणु और अणु वाले में आपने चीज़ें पढ़ रखी है, परमाणु की संरचना में स्थिर अनुपात का नियम है, हमेशा एक फिक्स अनुपात में ही एलिमेंट हैं जोड़कर यौगिक बनाते हैं। गुणित एक फिक्स उनका रेशियो रहेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, न तो सर्जन होता परमाणु ऊर्जा, द्रव्यमान जो रहता है ना वो एक फिक्स रहता है, न नष्ट कर सकते न सर्जन है। रदरफोर्ड के नाभिक के प्रतिरूप में, नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने, कौन सी कथन सही है? नाभिक को धनावेशित माना गया। प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। टॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है। भाई टॉमसन मॉडल से तो सहमति बिल्कुल नहीं दर्शाता है। टॉमसन ने तो बिल्कुल अलग ही मॉडल कहा है, प्लम पुडिंग मॉडल है, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, उसी में आपका द्रव्य प्रोटॉन भी वहीं पर सेम जगह पड़े हुए हैं, तो ये तो सहमति नहीं है। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाता है रदरफोर्ड में, ये भी तुलना सही है। धनावेशित नाभिक को इन्होंने माना था, ये दो चीज़ तो क्लियर है। प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, ऐसा कुछ नहीं प्रमाणित किया है। तो 1 और 3 ही करेक्ट हो पा रहे हैं, 1 और 3 ये सही एक्सप्लेनेशन है। एक तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? तत्वों का देख लो आप, आंसर अपना हाइड करते हैं ताकि आप भी इनका आंसर कर पाओ, ठीक है। अब तत्वों के लिए परमाणु संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तत्व है उदासीन, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या वो तो सही है, पहला तो सही है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये भी सही है। द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही तो होती है। क्या परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? नहीं होती। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो करेक्ट यहाँ पर ये दोनों ही है, 1 और 2, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? टॉमसन, जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल जो पहला मॉडल प्रस्तुत किया है, ये परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को जो 1804 में दिया, परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। परमाणु द्रव्यमान ऐसा नहीं कि एक छोटे से हिस्से में नहीं है, पूरे रूप में वितरित है। पूरा जो अपना तरबूज था ना उसमें परमाणु द्रव्यमान पड़ा हुआ है, जो आप खा रहे हो तरबूज को। परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया, ये भी माना गया भाई। धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। इलेक्ट्रॉन भी इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं धंसे हुए हैं। परमाणु में स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर ये दूसरा गलत हो गया ना, परमाणु धनावेश समान रूप से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन समान रूप से बीज बिखरे हुए थे ना समान रूप से, धनावेश नहीं है बिखरा हुआ समान रूप से। तो परमाणु द्रव्यमान समान रूप से वितरित है और धनावेशित इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित है। ये 1 और 3 वाला, 1 और 3 विकल्प बी। रदरफोर्ड के अल्फा कांड प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया, अल्फा कांड में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। अल्फा कांड प्रकीर्णन में ऐसा तो कोई नहीं था, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा रोल नहीं था। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित होता है। परमाणु द्रव्यमान धन आवेश ये तो होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये अल्फा कण में ऐसा पता नहीं चला था न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन खोज बाद में हुई है। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, तभी तो सीधे निकल रहे थे अल्फा कण, रिक्त होता है। ये 2 और 4 करेक्ट है, 2 और 4 विकल्प बी। बाकी प्रत्येक सवाल के नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप यहाँ पर ई बुक में देख पाएंगे आसानी से। एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन पूछा ना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही लगभग इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तत्व है ना, इस पे 3 धनावेश है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है।
जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से 3 माइनस करना। धनावेश कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन है वो गए हैं, इससे चले गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माइनस हो गई, ठीक है, तभी धनावेश हुआ। अब इसकी द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। अमूमन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं या प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, यदि परमाणु उदासीन है तो द्रव्यमान संख्या में से आप न्यूट्रॉन की संख्या घटाते हो तब उसमें प्रोटॉन आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1, 13 होना चाहिए इसमें एक्चुअली प्रोटॉन की संख्या, लेकिन 13 है नहीं। 13 होता जब उदासीन होता। ये 3 धनावेश है, आयन पर 3 धनावेश है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भग गए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन पीछे रहे 10। विकल्प बी 10 करेक्ट है, 13 मत कर देना इसमें से। नेक्स्ट यहाँ पर चित्र देखते हैं, Mg+2, इसमें भी +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तभी धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होना वो जाएगा तभी पीछे प्लस रहेगा, ठीक है। जहाँ एन और पी क्रमश न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है, एन न्यूट्रॉन पी प्रोटॉन है, तो आपको पूछा क्या, तो वो तो बताओ, चित्र तो देख रहे हैं, क्या पूछा? हाँ, इसमें से Mg+2 आयन कौन सा है? Mg+2 आयन पहचानना। इन इमेज में से मैग्नीशियम आपको पता है परमाणु क्रमांक होता, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का होता है 12, मैग्नीशियम का होता है 12। इन 12 में से Mg+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे 10। 10 इलेक्ट्रॉन रहे, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, और 2 और 8 जहाँ पर आपको दिख जाए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8। प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन तो इसमें 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा। प्रोटॉन 12 आप देखेंगे, प्रोटॉन 10 नहीं होगा, प्रोटॉन 12 हो सकता है, प्रोटॉन 12 हो सकता है, प्रोटॉन 12 हो सकता है, ये खारिज हुआ। अब इन तीनों में से आप देखेंगे प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन दे रखा आपको। अब आप इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कहा ना अभी 10 है, होने चाहिए 12, 2 चले गए, Mg+2 है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन है 10। 10 में आपका पहले में 2, दूसरे में 8, देखो ये आपका नाभिक है, ये तो नाभिक है, पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन भी 12, क्योंकि 24 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान चेंज नहीं होगा अवयव चेंज होने से। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर भी 12 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आपका 8 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 10 तक होने चाहिए, लेकिन आयन है ना, तो आयन में 2 तो चले गए इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा ही नहीं, ये इन्होंने दर्शा दिए जो कि गलत रूप से दर्शाए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहले कोष में 3 इलेक्ट्रॉन कब हो सकते हैं? पहले में तो 2 ही हो सकते हैं, ये भी चीज़ गलत कर दी, तो यहाँ पर एक ही रहता है सही, डी वाला, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगला है एथिल एथेनोइट, इसके एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। इलेक्ट्रॉन समान, न्यूट्रॉन अलग अलग, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो ये जो 2 ऑक्सीजन परमाणु देख रहे हैं ना, इनकी बात हो रही है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो है वो समान है, न्यूट्रॉन अलग अलग है, मतलब इलेक्ट्रॉन समान तो प्रोटॉन समान, परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब न्यूट्रॉन अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, यानी परमाणु क्रमांक स्थान समान है, तो वो समस्थानिक हो गया। ऑक्सीजन के वहां पर क्या है? 2 समस्थानिक हैं, सीधा कारण दिख रहा है। नेक्स्ट है एक संयोजकता वाला तत्व, हैलोजन है ना, उसमें वैलेंसी आपकी रहेगी 1। वो जरूरी नहीं एक संयोजकता केवल धातु की हो, अधातु को न हो, दोनों की हो सकती है, धातु या अधातु किसी की भी एक संयोजकता हो सकती है, विकल्प सी करेक्ट है। परमाणु का प्रथम मॉडल जे जे थॉमसन ने आपने देखा 1804 में दिया, फिर रदरफोर्ड ने 7 साल बाद यानी 1811 में दिया, फिर 13 में दे दिया था बोर ने। तो आपको पूछा पहला किसने दिया? पहला तो जे जे थॉमसन ने दिया। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही उसमें परमाणु क्रमांक है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। 3 प्रोटॉन है मतलब 3 ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे में गया, यही तो संयोजकता डिफाइन करता है बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 त्याग कर इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। 13 में पहले कोष में 2, दूसरे में अधिकतम 8 जा सकते हैं, फिर रहे 3, तो 2 8 3, ये सही है। चित्र 4.2 में कौन से परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन है? बोर मॉडल तो यही कहता है, बोरबरी का सिद्धांत यही है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का वितरण तो बताता है, दूसरे में अधिकतम 8 जा सकते हैं। तो इनमें से आपको पूछा है सही कौन सा है? पहले में 2, दूसरे में 8 से ज़्यादा तो नहीं है। आप इसमें देखेंगे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 2 3 4 5 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पहले में 2 है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 हो सकते हैं। पहले में 2 है, दूसरे में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हो सकते, 9 नहीं जा सकते। तो दो चीज़ यहाँ पर क्लियर है, 1 और 3, 1 और 3। सी में आपका 1 और 3 आप गलत कर देते हैं। नहीं का पूछा तो गड़बड़ कौन कर रहे हैं, 2 और 4 ही तो गड़बड़ कर रहे हैं, तो 2 और 4 है। ये छोटी छोटी मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, आपके भी एग्जाम में हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण कथन सर्वदा सही है? सर्वदा सही, हमेशा सही स्टेटमेंट कौन सा है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। एक परमाणु में, फिर देखिएगा ये सही हो सकता है, उदासीन परमाणु है तो जितने प्रोटॉन है जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सकती है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, न्यूट्रॉन कम ज़्यादा होंगे, ये तो होते ही होते हैं। एक परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। एक परमाणु में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन समान नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी समान नहीं होते। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या तीनों ही नहीं होती, तो ये एक वाले से। उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, आप देखते हो। नेक्स्ट है, परमाणु मॉडलों के समय के साथ साथ सुधार होता रहा, निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। पहला मॉडल टॉमसन ने 1904 में, दूसरा रदरफोर्ड 1911 में, तीसरा बोर का मॉडल 1913 में। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, तीनों को नोबेल भी मिला है। क्या ये संभव है कि किसी तत्व के एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन ना हो? यदि ऐसा हो तो उस तत्व का नाम बताइएगा। एकमात्र तत्व जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं हो वो हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक उसका एक होता है, तो ये एकमात्र तत्व है। कोई दो प्रेक्षण लिखें जो इस कथन को बल प्रदान करें कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य में एक स्टेटमेंट तो ये है कि बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, बाद में प्रोटॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, वो परमाणु के अंदर ही तो हुई है, तो उसके अपरमाणु को मिले हैं तो वो कैसे अविभाज्य हो गया? वो तो विभाज्य है। फिर क्या 35Cl और 37Cl की संयोजकता भिन्न होती है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसकी संयोजकता की बात करें, संयोजकता हमेशा डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। ये एक समस्थानिक है, स्थान समान है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक समान है, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से डिफाइन होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वही। तो यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है इसके सम स्थानिक से, इनका द्रव्यमान संख्या क्या हो या न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, ये बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा संयोजकताओं को। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी का चयन क्यों किया? क्योंकि अधिक आघातवर्धनीय और तन्य होती है, पतली होती है। जितनी अपन परत बनानी चाहिए पतली उतनी बना सकते हैं, वहां से अल्फा कण आसानी से गुजरेंगे। एक तत्व एक्स के परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यदि बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो बनने वाले आयन पर कितना आवेश होगा? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो पीछे एक पॉजिटिव रह जाएगा, तो एक आवेश प्लस का रहेगा। क्लोरीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखें। क्लोरीन एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 आपको दे रखा है। 17 परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 हो जाएंगे। 8 और 2 और 8 10 और 7। एल कोष में ये आपका के कोष है, ये एल कोष है। एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये एम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है आपके। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यदि एक ये आवश्यक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करता है तो इस प्रकार बने आयन पर कितना आवेश होगा? बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोष भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा तो 2 आवेश, कितना आवेश हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो नेगेटिव 2 आवेश होगा। एक प्रश्न के उत्तर में एक विद्यार्थी ने कहा कि एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक है और इसी प्रकार न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है। क्या आप इस कथन से सहमत हो? अपने उत्तर का औचित्य दर्शाइए। नहीं सहमत भाई। विद्यार्थी ने कहा कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक है। क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अधिक हो सकते हैं? वैसे एक स्थान पर देखने को मिलता है, केवल हाइड्रोजन में, और कहीं पर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा नहीं होते। हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है ही नहीं। और इसी प्रकार न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है। क्या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो सकते? ये चीज़ तो हो गई, लेकिन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से अधिक हाइड्रोजन में नहीं देखने को मिलेंगे। फिर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से अधिक है? यहाँ पर बोल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो अधिक है न्यूट्रॉन से, लेकिन यहाँ पर बोला न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है। न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन के अधिक कैसे हो गई? तो ये चीज़ का कोई औचित्य है नहीं, ये चीज़ सही है नहीं। ये हाइड्रोजन के अलावा और आप देखेंगे कहीं पर भी आपको प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक देखने को नहीं मिलेगी। या तो प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन होगा या फिर न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा, तभी तो परमाणु क्रमांक से द्रव्यमान लगभग ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा है। एक तत्व एक्स जैसे 31x15 यानी इस प्रकार है, ये आपका 15, ये x, ये 31। तो आपको पूछा उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी? ये आपका प्रोटॉन है, यही आपका इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन
अब इससे कितना ज़्यादा है, यही तो न्यूट्रॉन है। 31 में से 15 घटाएंगे तो पीछे रहेंगे 16, तो उसमें न्यूट्रॉन रहेंगे 16, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या है। कॉलम ए में दिए गए वैज्ञानिक को इसको आपको मिलान करना है, ठीक है, योगदान से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आपके समक्ष ये सम्मिलित रूप कॉलम ए और कॉलम बी का। ए है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक का कंसेप्ट दिया था, अल्फा कण प्रकीर्ण ने। जे थॉमसन ने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया कि परमाणु अविभाज्य है। नील्स बोर आप देखेंगे तो ये आपका स्थायी कक्षक इन्होंने बताया था ना, स्थायी कक्षक। इलेक्ट्रॉन हमेशा स्थायी कक्षक में, इसका एक फिक्स निश्चित कक्षक होगा, उसमें चक्कर लगाएंगे। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट देखते हैं ई गोल्डस्टीन, कैनाल रे जो धनावेशित किरणें हैं उनकी खोज हुई ई गोल्डस्टीन। अब पीछे रहा है हेनरी मोजले, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर, ये मोजले ने परमाणु क्रमांक बताया। उन्होंने पहली बार परमाणु क्रमांक के बेस पर आधुनिक आवर्त सारणी, तो मोजले ने, तो ये सही रूप से सम्मिलित आपका हो गया। कैल्शियम और आर्गन के परमाणु क्रमांक क्रमश परमाणु क्रमांक समान है, परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये समस्थानिक कैसे, नाम क्या दिया गया, समभारिक होगा, क्योंकि इसमें भार समान है, दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये समभारिक हो जाएगा। समस्थानिक में तो स्थान समान होता, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है ना। समस्थानिक का डेफिनेशन दे दिए, न्यूट्रॉन के इसमें अलग अलग है, इसमें न्यूट्रॉन अलग अलग हो रही है ना, इसमें प्रोटॉन अलग अलग हो रही है। न्यूट्रॉन तो फिक्स है 40 है दोनों में, न्यूट्रॉन तो फिक्स है, एक में परमाणु क्रमांक 20 है, तो फिर इसका न्यूट्रॉन भी 20, 18 है तो न्यूट्रॉन। तो ये परमाणु द्रव्यमान का मतलब ये है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, वो समान रहेंगी दोनों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन समान रहेंगी। लेकिन प्रोटॉन इंडिविजुअली देखेंगे तो वो अलग अलग होंगे, प्रोटॉन अलग अलग होंगे, जैसे प्रोटॉन 20 18 ये, और इसके साथ न्यूट्रॉन ऐड करेंगे दोनों में समान है। जैसे इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 20 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और इसमें आपका 18 प्रोटॉन करेंगे तो फिर न्यूट्रॉन 22 है, ये भी आपका 40 हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फिक्स रहेंगे, यानी द्रव्यमान संख्या फिक्स रहेगी, परमाणु क्रमांक अलग अलग, संभारी के ये। नीचे दिए गए प्रतीकों में उपलब्ध सूचना के आधार पर सारणी 4.1 को पूर्ण कीजिए। यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्लोरीन में, कार्बन में, ब्रोमीन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने। क्लोरीन की बात करेंगे सभी में, जैसे क्लोरीन में प्रोटॉन 17 है, कार्बन में प्रोटॉन 6 है, ब्रोमीन में प्रोटॉन 35 है। प्रोटॉन यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन है, टोटल द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटाने हैं, 35 में से 17 गए, पिछड़े 18 न्यूट्रॉन, 12 में से 6 गए, पीछे रहे 6 न्यूट्रॉन 6, और 81 में से 35 गए, पीछे रहे आपका 46 न्यूट्रॉन, ठीक है। हीलियम के संयोजकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, परंतु इसकी संयोजकता 2 नहीं है, समझाइए। संयोजकता 0 है क्योंकि बाह्यतम कोष भरा हुआ है। हीलियम का बाह्यतम कोष पहला कोष है, पहले कोष में के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दोनों ही भरे हुए स्थायित्व प्राप्त है, तो पहला कोष यदि कक्षक भरा हुआ है ना आपका, उस केस में उसकी संयोजकता 0 ही होगी। अब यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भरना था और मैंने भरकर आपके समक्ष रख दिया है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग में परमाणु नाभिक की खोज हुई, किसकी हुई, नाभिक की। बार बार बता रहा हूँ, 2-3 बार आ गया, गलती करते कैंडिडेट इसको प्रोटॉन बता देते हैं। समस्थानिक में समान परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। नियोन और क्लोरीन के परमाणु क्रमांक आपको पता है 10 और 17 है, इनकी संयोजकता कितनी है, 2 8, संयोजकता 0 नियोन की, और 17 है तो फिर 2 8 7, तो 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 हो जाएगी संयोजकता। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, यानी परमाणु क्रमांक 14, और सल्फर का 2 8 6, परमाणु क्रमांक 16। एक तत्व एक्स की द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु क्रमांक 2 है, तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी। परमाणु क्रमांक 2 है तो संयोजकता 0, क्योंकि परमाणु क्रमांक के नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला कोष भरा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर स्थायित्व है तो ऑलरेडी आपका कोष भरा हुआ, तो संयोजकता वैलेंसी 0 है उसका। अब दीर्घ सवाल जो रह गए हैं वो देख लेते हैं, लगभग 6-7 सवाल हैं। हीलियम, नियोन और ऑर्गन की संयोजकता 0 क्यों होती है, क्योंकि बाह्य कोश इसका भरा रहता है, ऑलरेडी स्थायित्व है। हाइड्रोजन परमाणु और उसकी नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात, ये अच्छा सवाल है, देखो इसको। हाइड्रोजन परमाणु और उसके नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 10:5। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु, ये परमाणु है, उसके अंदर आपका नाभिक होता है, तो रेडियस का अनुपात, जैसे कि हाइड्रोजन की परमाणु की त्रिज्या को मैं HP कहूँगा और नाभिक की त्रिज्या को मैं HN कहूँगा। दोनों का रेशियो आपको 10⁵ दे रखा है, यानी 10⁵ गुना ज़्यादा है हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक से परमाणु की त्रिज्या।
परमाणु और नाभिक को गोलाकार माना है। अब गोला माना है तो उनके आकारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसका आकार यानी उसके आयतन का अनुपात। उस परमाणु गोला है तो गोला का आयतन, आयतन ही तो उसका आकार है, तो आयतन का अनुपात। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर क्यूब, अब दोनों में 4/3 पाई तो कॉमन है। आर आपको दे रखा 10⁵5, दूसरे में 1 है, इसका 1 मानेंगे तभी तो अनुपात हुआ। तो 10⁵5 इसी का तो अनुपात रहेगा। फिर इन्होंने आपने पूछा है ना आकारों का अनुपात, आकार आपको होगा 10⁵5⁵3 और 1 कुछ भी लगाओ, दोनों ही आर क्यूब का अंतर हो गया। ये हो गया 10⁵15, तो ये 10⁵15 आ गया। इसी टाइप से आपको बता दिया है कि यदि परमाणु को पृथ्वी ग्रह, ये रेडियस मान लिए कि परमाणु है ना, एक्चुअली जो परमाणु और उसके अंदर नाभिक है, तो परमाणु मान लिया कि वो पृथ्वी ग्रह है, इतना बड़ा परमाणु है, यानी उसकी रेडियस इतनी है। तो नाभिक के आकार की गणना कीजिए। उस केस में नाभिक का आकार कितना है, तो नाभिक का आकार या फिर नाभिक की त्रिज्या उस केस में कितनी रहेगी, तो नाभिक की त्रिज्या के लिए जो पृथ्वी की ये त्रिज्या है ना, इसमें से आप देखेंगे इस अनुपात का भाग देंगे ना 10⁵5 का, तो पीछे अब 10⁵1 रहा तो 64 हो जाएगी। नाभिक की त्रिज्या यहाँ पर 64। रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग से निकाले गए निष्कर्षों की सूची बनाई। ये ऑलरेडी आपको बताए हुए क्या क्या निष्कर्ष निकला है कि अधिकांश भाग खाली होता है, बहुत ही छोटे स्थान पर उसका धनावेशित भाग रहता है जिसमें द्रव्यमान वगैरह केंद्रित रहता है, और नाभिक को उन्होंने इसको माना है। किस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल टॉमसन के परमाणु मॉडल से भिन्न है, तो टॉमसन और नाभिक दोनों का बिल्कुल अलग अलग बताया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी, रदरफोर्ड की कमी एक ही थी कि परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, तो ऊर्जा वो मुक्त करेगा, मुक्त ऊर्जा करेगा, चक्कर लगेगा, एक समान त्वरण से त्वरित रहेगा, त्वरण के दौरान ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, वो नाभिक के अंदर परमाणु टकरा जाएगा, और टकराएगा तो उसका स्थायित्व तो नहीं रहेगा। ये चीज़ की व्याख्या फिर बोर ने की थी। एक फिक्स कक्षा में वो चक्कर लगाता और एक कक्षा में चक्कर लगाते वक्त ऊर्जा विकिरित नहीं करेगा। बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित क्या है, बोर ने दो प्रमुख अभिग्रहित बताए हैं। एक तो वो फिक्स निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जैसे विविक्त कक्षा का है, और दूसरा उनका अभिग्रहित एक तरीके से यह था कि एक कक्षा में चक्कर लगाते वक्त वो अपना ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। एक से दूसरी कक्षा जाएगा ना, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर आएगा, उस केस में उनका विकिरण होता है। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉन वितरण को दर्शाइए, उनके परमाणु क्रमांक भी बताइए। एक सोडियम परमाणु है, एक सोडियम आयन है। सोडियम आयन कब हुआ, जब सोडियम परमाणु, तो आपका परमाणु क्रमांक 11, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उस पर आवेश आ गया पॉजिटिव 1, उस केस में वो आयन हो गया जिसे आप Na+ से दर्शाते हो। और इन दोनों का इलेक्ट्रॉन वितरण दर्शाइए। चाहे सोडियम परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन उसमें 11 है, और सोडियम आयन है तो इलेक्ट्रॉन उस पर 1 कम है, 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8, इसका 2 8 1 हो जाएगा। एक चीज आप देख रहे हो, उनके परमाणु क्रमांक भी लिखिए। परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या, उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या से परमाणु क्रमांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तभी उसको धनावेशित हुआ, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें इक्वल है, प्रोटॉन उसमें फिक्स 11 है, तो परमाणु क्रमांक दोनों में ही 11 ही रहेंगे। ठीक है, अंतिम सवाल आई थिंक ये आपका अंतिम सवाल। गीगर और मार्सडेन के सोने की पन्नी वाले प्रयोग में जिसने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की राह दिखाई, 1% अल्फा कण 50 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होते पाए गए। गीगर और मार्सडेन के सोने की पन्नी के प्रयोग में है ना, 1% अल्फा कण, कितने, 100 में से 1 अल्फा कण 50 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हुआ है। यदि सोने की पन्नी पर 1 मोल अल्फा कणों की बौछार की गई तो 50 डिग्री से कम के कोण पर विक्षेपित हुए अल्फा कणों का परिकलन कीजिए। तो ऐसे अल्फा कण होंगे 99%, क्योंकि बोल रहा है ना कि 1% अल्फा कण 50 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हुए, 1% 50 से अधिक पर विक्षेपित हुआ है, तो बाकी सभी अल्फा कण है 99%, एक और एक तो हो गया 50 से अधिक, 99% अल्फा कण 50 से कम कोण पर विक्षेपित हुए, 99% अल्फा कण। तो यहाँ पर अल्फा कणों का 99% निकाल दो, आपका आ जाएगा उत्तर। अल्फा कण कितने हैं, 1 मोल है, 1 मोल यानी 6.022 गुणा 10⁻23, 1 मोल तो यही होता होगा तो संख्या के इक्वल, तो 6.022 गुणा 10⁻23 अल्फा कण है, इसमें से 1% अल्फा कण यानी इसका 1% अल्फा कण ही 50 डिग्री से ज़्यादा कोण पर विक्षेपित हुए। बाकी जितने अल्फा कण हैं वो बिल्कुल 50 से कम पर विक्षेपित हुए। तो 1% 6.022 का इससे ऐसे भी कर सकते हो, यानी 6.022 गुणा 10⁻23 का 1% निकाला, 6.022 गुणा 10⁻21, 2 कम ही तो हुए हैं, 10⁻21 हो गए। अब ये जो 10⁻21 है ये इसका 1% है, यानी इतने अल्फा कण हैं 50 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हुए हैं,
और बाकी टोटल जो अल्फा कण है ना 6.022, इसमें से ये 6.022 जितने 1% से ज़्यादा कण पर विक्षेपित हुए हैं उसको टोटल में से घटा दिया तो बाकी सभी कम कौन से विक्षेपित हुए हैं, ये भी ऐसे कर सकते हो। या फिर डायरेक्टली 99% निकाल दो, दोनों में उत्तर 5.96 गुणा 10 की घात 23 कण आएंगे। ये तो बिल्कुल मैथमेटिक फॉर्मूला है और इसमें आपको यही पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं। जिस प्रकार एक डजन में 12 होता है ना क्वांटिटी, इसी प्रकार एक मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है। ये चीज़ फिक्स है, कोई भी मान लो, एक मोल, कण, परमाणु, अणु, कुछ भी। तो यहाँ पर ये सभी सवाल आपके कंप्लीट हुए और आगे ये सारे आपके ऑलरेडी पहले से ही कवर है। ये वैसे ई बुक में आपके 350 पेजेस में सारे क्लास 9th के इस टाइप से आपका कंसेप्ट क्लियर किया गया है जो अभी आपको बताया। तो ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से toptrendinggk.in, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो एक मिनिमम फ़ी में जो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप सभी के लिए जो लिंक दी गई नीचे उससे सबसे कम प्राइस में आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी जाइएगा और इस कंटेंट का फ़ायदा उठाएगा। हम क्लास 10th का भी इस टाइप से बहुत कम प्राइस में आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। वीडियो फ्री में मिल जाएगा और इसके मैक्सिमम टॉपिक हम टेलीग्राम पर फ्री प्रोवाइड कराएंगे अभी आपको। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू कैंडिडेट है विशेषकर, और रेलवे के लिए काफ़ी किफ़ायती कंटेंट रहता है। इनसे आपके सवाल ज़रूर फंसेंगे, कंसेप्ट से सवाल बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।